साइंस। तो देखो अभी तक हमें साउंड वेव के बारे में इतना तो समझ में आ गया है कि साउंड वेव और कुछ नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। कैसी वेव्स होती हैं ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उन्हें कहते हैं जिसके अंदर कुछ एरिया में हाई प्रेशर होता है और कुछ एरिया में लो प्रेशर होता है। जहां पर हाई प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और जहां पर लो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। फिर क्या आएगा? हाई प्रेशर, और फिर क्या आएगा? लो प्रेशर, फिर आएगा हाई प्रेशर, फिर आएगा लो प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कभी एक सीरीज बन जाती है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। काम की बात ये है कि जब भी हम किसी में से भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो लोहा हो, ठीक है, चाहे वो प्लास्टिक हो, किसी भी तरह से साउंड हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या हर साउंड वेव के अंदर यही सीरीज फॉलो होती है? आंसर है हाँ, यही सीरीज फॉलो होती है। अच्छा, स्कूलों के अंदर तुमने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बेल होती है, स्विच ऑन करते हैं वो घंटी बजती है। जैसे स्विच ऑन करते हैं, बिजली का खटका दबाते हैं तो तुरंत वो घंटी बजने लगती है, और जब वो घंटी बजने लगती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे क्यों खुश हो जाते हैं? बच्चे इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि जब घंटी बजेगी तभी तो उनकी छुट्टी होगी। तो काम की बात यह है कि जब स्कूल बेल बजती है, जब स्कूल की घंटी बजती है, ठीक है, तो वो साउंड कैसे क्रिएट होती है? तो कैसे क्रिएट होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के हिसाब से क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है? कभी कंप्रेशन तो कभी रेयरफैक्शन, कभी रेयरफैक्शन तो कभी कंप्रेशन। तो बस यही सब होता है उसके अंदर, ठीक है। तो आज की शुरुआत एक क्वेश्चन से करेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन समझाया है इसी का जवाब लिखवाऊंगा। तो क्वेश्चन ये था, एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो स्कूल बेल होती है, मतलब स्कूलों में जो घंटी लगी हुई होती है, ये जो स्कूल बेल होती है, इसमें साउंड कैसे क्रिएट होती है? तो तुम्हें सिंपल सी बात बता देनी है, साउंड क्रिएट होने के पीछे जो रीजन होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से साउंड वो क्रिएट हो रही है या फिर प्रोड्यूस्ड हो रही है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन लिखना है, तो क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, explain how sound is produced by your school bell, produced by your school bell, मतलब स्कूलों में जो घंटी होती है, produced by your school bell, produced by your school bell, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दो। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन और है, उसी के बाद लिखो फुल स्टॉप के बाद। तो देखो एक चीज तो क्वेश्चन ने हमसे ये पूछी है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है स्कूल बेल से, ठीक है। तो जिसमें तो तुम्हें ये बता देना कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बन जाती है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों होते हैं, जिसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों होते हैं। अब ये कंप्रेशन क्या होते हैं, रेयरफैक्शन क्या होते हैं, इन सब चीजों की तो डीप नॉलेज हमने पहले से ही कर रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसके अंदर थोड़ा सा और है, पहले मैं बता देता हूं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन ये है कि ये तो समझ में आ गया कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, लेकिन ये भी तो बताओ कि साउंड वेव को मैकेनिकल वेव्स क्यों बोला जाता है। तुम्हें याद है ना, चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि साउंड वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स भी होती हैं। एक पॉइंट आया था, मैंने प्रॉपर तरीके से डीपली तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने हल्का फुल्का बता दिया था कि साउंड वेव्स और कुछ नहीं है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मुझे बताओ, साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? साउंड को ट्रेवल करने के लिए भाई मीडियम चाहिए, और मीडियम बोले तो एयर चाहिए, और एयर बोले तो मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन करते हैं। मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेशन करते हैं,
और तब जाकर वो साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड से जो एनर्जी निकल रही है, जैसा कि तुम्हें ये बात पहले से ही मालूम है कि साउंड से एनर्जी निकलती है, ठीक है, साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड से जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी की वजह से इन पार्टिकल्स के अंदर क्या आने लग जाती है, इन पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन आने लग जाती है। मतलब ये पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, और मोशन करने लगते हैं मतलब की काइनेटिक एनर्जी। और ये पार्टिकल्स अपनी जगह बदलते रहते हैं। जगह बदलने का मतलब मैंने पहले भी बताया था, जगह बदलने का मतलब ये नहीं कि एक पार्टिकल एक जगह से उठकर दूसरी जगह चला गया, नहीं, वो सिर्फ वाइब्रेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ हिल रहे हैं। जैसे कांपता है ना ठंड के मारे इंसान, बस ऐसे कांप रहे हैं वो पार्टिकल्स, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है और वो एक जगह से दूसरी जगह हिल रहे हैं, सिर्फ हिल रहे हैं, जा नहीं रहे, ठीक है। तो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो इन्हीं सब चीजों को तो बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जब साउंड एनर्जी पार्टिकल्स के साथ क्या करती है, इंटरैक्ट करती है, साउंड की एनर्जी पार्टिकल पर क्या डालती है, दबाव डालती है। साउंड एनर्जी पार्टिकल्स को क्या करती है, मोशन में लाती है। साउंड एनर्जी पार्टिकल्स को हिलाने की कोशिश करती है। जब वो हिलते हैं तभी तो साउंड ट्रेवल करेगी, तभी तो साउंड ट्रेवल करेगी। अगर पार्टिकल हिलेंगे ही नहीं तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। तो क्वेश्चन का आधा हिस्सा और लिखो। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। फुल स्टॉप के बाद लिखो वाई साउंड वेव्स, वाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, वाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड, वाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने दोनों का प्रॉपर तरीके से आंसर तुम लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब आंसर में लिखो ए पॉइंट। पहले मैं पहले वाले का जवाब दूंगा कि स्कूल की घंटी से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि साउंड वेव प्रोड्यूस होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर, जिसके अंदर कुछ कंप्रेशन होते हैं तो कुछ रेयरफेक्शन होते हैं। तो वही सब लिखना है। तो लिखो when the bell continue, when WHEN, when the bell continue to move, continue to move forward and backward, continue to move forward and backward। देखो यहाँ पर जो स्कूल बेल की बात हो रही है वो घंटे वाली बेल की बात हो रही है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ऐसा जो घंटा लगा हुआ होता है ना, हथौड़े से उस पर बीट किया जाता है तब जाकर साउंड निकलती है। तो ये हथौड़े से जब बीट करते हैं इस बैल पर तो ये बैल हिलने लगती है, कभी पीछे तो कभी आगे, कभी पीछे तो कभी आगे। तो देखो ये लिखा हुआ है when the bell continue to move forward and backward। तो जब हम इस पर बीट करेंगे तो बीट करने पर कभी ये बैल आगे होगी, पीछे होगी, तो कभी ये बैल आगे होगी, कभी पीछे तो कभी आगे। तो जब वो पीछे होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, और जब वो आगे होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर मैं अपना हाथ तुम्हारे ऊपर मारूं तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और जब अपना हाथ पीछे कर लूंगा तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब प्रेशर कम हो जाता है तो कौन सी सीरीज क्रिएट होती है, रेयरफेक्शन। और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो कौन सी सीरीज क्रिएट होती है, कंप्रेशन, कंप्रेस। तो लिखो द बेल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, forward and backward direction। it creates a series of compressions and rarefactions। तो क्या क्रिएट हो जाती है,
कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की सीरीज। इट क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ compressions and rarefactions, compressions and rarefactions, making production of sound, making production of sound, making production of sound। ठीक है, तो जब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की सीरीज क्रिएट होती है तभी वो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब मैं बता देता हूं कि इसको मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो बोर्ड पे, साउंड से जो एनर्जी निकल रही है, या फिर हम जिसको ये भी कह सकते हैं कि साउंड एनर्जी, साउंड से जो एनर्जी निकल रही है वो मीडियम में जाती है। जब वो मीडियम में जाती है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये एनर्जी उन पार्टिकल्स के साथ क्या करती है, ये एनर्जी उन पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करती है। और इंटरैक्ट करने के बाद उन पार्टिकल्स के अंदर क्या आ जाता है, इन पार्टिकल्स के अंदर मोशन आ जाता है। मोशन आ जाता है मतलब वाइब्रेशन आ जाती है, और मोशन आ जाता है मतलब काइनेटिक एनर्जी आती है। और काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और दैट इज व्हाई साउंड एनर्जी को क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये सब बातें मैं लिखवाने वाला हूँ कि इसको मैकेनिकल एनर्जी के नाम से या मैकेनिकल वेव्स के नाम से क्यों बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल्स के साथ क्या करती है, इंटरैक्ट। देखो कोई सी भी एनर्जी जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है, पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करती है, किसी को हिलाने की कोशिश करती है, किसी को मजबूर करती है अपनी जगह बदलने के लिए। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए थे मैकेनिकल वर्क के। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं पैडलिंग करने में। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम एनर्जी लगा रहे हैं अपनी पैडलिंग करने में। तो जब हम पैडल करते रहते हैं, हम थकते रहते हैं और हमारी साइकिल आगे चलती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम एनर्जी लगा रहे थे तो साइकिल के अंदर मोशन आ रहा था, तुम एनर्जी लगा रहे थे तो साइकिल अपनी जगह बदल रही थी, जगह अपनी बदल रही थी, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। मतलब तुम क्या कर रहे थे, मैकेनिकल वर्क कर रहे थे। क्यों, क्योंकि तुमने एनर्जी लगाई है। और यही काम कौन करती है, साउंड करती है। इसलिए साउंड वेव्स को और किस नाम से जाना जाता है, मैकेनिकल वेव्स। और इसी बात का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंबर बी में लिखो, साउंड वेव्स नीड मटेरियल मीडियम, साउंड वेव्स नीड मटेरियल मीडियम। मतलब इसको क्या चाहिए, इसको मटेरियल मीडियम चाहिए। मटेरियल मीडियम मतलब वही है सिंपल मीडियम। मीडियम मतलब जिसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा मीडियम जिसके अंदर क्या होने चाहिए, जिसके अंदर पार्टिकल्स होने चाहिए। और पार्टिकल्स तो देखो होते ही हैं। अगर मैं हवा की बात करूं तो हवा के अंदर ही मैंने उस दिन बताया था लाखों करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल्स हैं, मतलब गिना ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो मीडियम के अंदर पार्टिकल्स तो होते ही होते हैं। साउंड वेव्स नीड मटेरियल मीडियम टू प्रोपागेट, टू प्रोपागेट। मतलब अगर साउंड को फैलना है, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है, साउंड को क्या करना है, प्रोपागेट करना है। तो प्रोपागेट करने के लिए साउंड को क्या चाहिए, साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए। साउंड वेव्स नीड मटेरियल मीडियम टू प्रोपागेट, टू प्रोपागेट। लिखो देयरफॉर, देयरफॉर। तो बताओ जब ये मीडियम के अंदर घुसती है साउंड, तो ये पार्टिकल्स के साथ क्या करना शुरू कर देती है, इंटरैक्ट करना शुरू कर देती है, पार्टिकल्स के साथ टकराना शुरू कर देती है, पार्टिकल्स को हिलाना शुरू कर देती है। मतलब पार्टिकल्स के साथ अपना क्या बढ़ा रही है, मेल जोल बढ़ा रही है, पार्टिकल्स के साथ अपना मेल जोल बढ़ा रही है। ठीक है, तो साउंड वेव्स नीड मटेरियल मीडियम टू प्रोपागेट। लिखो देयरफॉर दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि ये पार्टिकल्स के साथ मेलजोल बढ़ाएगी। दे आर कॉल्ड
मैकेनिकल वेव्स, दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। फुल स्टॉप के बाद लिखो इसी के अंदर, साउंड वेव्स प्रोपागेट थ्रू मीडियम, साउंड वेव्स प्रोपागेट थ्रू, किसके थ्रू प्रोपागेट करती है साउंड वेव्स? मीडियम के थ्रू। और किसके थ्रू? साउंड वेव्स प्रोपागेट थ्रू मीडियम बिकॉज द इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्शन करती है, पार्टिकल्स के साथ मेलजोल बढ़ाती है, पार्टिकल्स को हिलाने की कोशिश करती है, पार्टिकल्स में क्या लाती है? वाइब्रेशन लाती है, मोशन लाती है। बिकॉज द इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, इंटरैक्शन बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिकॉज द इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट मीडियम, प्रेजेंट इन दैट मीडियम, है ना, वो इंटरैक्शन करती है पार्टिकल्स के साथ। किन पार्टिकल्स के साथ? जो मीडियम के अंदर होते हैं, मतलब कि हवा के अंदर होते हैं। पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट मीडियम, इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट मीडियम, इन दैट मीडियम। तो अभी तक हमने किसकी बात करी थी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, मतलब कि साउंड वेव्स की। साउंड वेव्स कैसी वेव्स होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिसको एक जगह से दूसरी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरैक्शन करना पड़ेगा। किसके साथ? पार्टिकल्स के साथ। ये पार्टिकल्स कहां से मिलेंगे? मीडियम में से मिलेंगे। तो जब तक इंटरैक्शन नहीं करेगी तब तक वो मैकेनिकल वर्क नहीं करेगी और तब तक वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। लेकिन बिजली का क्या? इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी को भी मीडियम की जरूरत पड़ती है? क्या जो लाइट एनर्जी होती है उसे भी मीडियम की जरूरत पड़ती है? जो हीट होती है क्या उसे भी मीडियम की जरूरत पड़ती है? समझ रहे हो ना? जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो मोबाइल की रेडिएशन होती है, मोबाइल की रेडिएशन, क्या इन सबको भी जरूरत पड़ती है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड वेव्स की जब हम बात करते हैं, साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। वो मीडियम के पार्टिकल्स के साथ क्या करना शुरू कर देती है? इंटरैक्शन करना शुरू कर देती है। इसलिए इसको मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। लेकिन कुछ और होती हैं जिनको मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है, जैसे कि लाइट वेव्स, मतलब कि रोशनी, जैसे कि हीट वेव्स, मतलब कि जो गर्म ऊष्मा होती है, ठीक है, जैसे कि रेडियो वेव्स, जिसके बेस पर हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी चलती है, जिसके बेस पर हमारा इंटरनेट चलता है, जिसके बेस पर हमारा वाईफाई चलता है, जिसके बेस पर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस चलती हैं, ठीक है। तो क्या इन वेव्स को भी जरूरत पड़ती है किसी भी तरह के मीडियम की? क्या इनको जरूरत पड़ेगी किसी भी तरह के मीडियम की? नहीं, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्शन नहीं करती और इसीलिए इनको मैकेनिकल वेव्स नहीं कहा जाता। तो पेपर में आता है कि साउंड वेव्स तो मैकेनिकल वेव्स होती है, बताइए क्यों? वो तो मैंने बता दिया अभी अभी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है उन वेव्स का नाम बताइए जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो तुम्हें बता देना है लाइट वेव्स, हीट वेव्स, रेडियो वेव्स। इनको मैकेनिकल वेव्स नहीं कहा जाता क्योंकि इन्हें मीडियम की जरूरत ही नहीं है, इन्हें इंटरैक्शन करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम लाइट का स्विच ऑन करोगे तो पूरे रूम में फैल जाएगी और ये रोशनी वैक्यूम में भी फैलेगी। अगर तुम स्पेस में चले जाओगे ना और टॉर्च जलाओगे तो वहां पर भी तुम्हें रोशनी दिखाई देगी क्योंकि कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या साउंड फैलेगी? क्या स्पेस में जब जाओगे और तुम कुछ बोलोगे तो क्या वो साउंड फैलेगी? साउंड नहीं फैलेगी क्योंकि साउंड के लिए इंटरैक्शन जरूरी है पार्टिकल्स के साथ, लेकिन इन वेव्स के लिए कोई इंटरैक्शन जरूरी नहीं होता है। तो पेपर में आता है ऐसी वेव्स का नाम बताओ
जिन्हें मैकेनिकल वेव्स नहीं कहा जाता और जो इंटरेक्शन नहीं करती हैं। तो ये 3 नाम बता देने, लेकिन कई बार पेपर में ये भी आता है कि ये मैकेनिकल वेव्स तो होती नहीं है, क्या इनका कोई दूसरा नाम होता है? हाँ, इनको एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है ट्रांसवर्स वेव। क्या कहलाती है? ट्रांसफर वेव्स कहलाती हैं। अब तुम समझ गए होंगे कि चैप्टर का अगला हेडिंग क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखो वैसे तो मैकेनिकल वेव के बारे में जो बात मैंने बताई सिंपल है और सटीक है, समझ में भी आ रही है, लेकिन अब मैं ना जानबूझकर एक कंफ्यूजन डालूंगा। तुम कहोगे कि टीचर होने के नाते आप कंफ्यूजन क्यों डाल रहे हो? तो देखो मैं मजबूर हूं, वो डालनी जरूरी है। ध्यान से समझना, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी लेकिन मैं कंफ्यूजन डालूंगा जरूर, उसको खत्म भी करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। वैसे मुझे इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है 9th क्लास के लेवल पर, ठीक है, बट वो जरूरी है क्योंकि आगे दिक्कत हो सकती है नहीं तो। देखो जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अभी अभी मैंने बताया ना कि जो साउंड वेव्स होती हैं हमारी, मतलब साउंड से बनने वाली जो वेव्स हैं, साउंड जब प्रोपागेट करती है, तो जब साउंड प्रोपागेट करती है तो वो बेसिकली मैकेनिकल वेव्स में आ जाती है, क्योंकि साउंड वेव्स का एक दूसरा नाम होता है जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और उसके बाद अभी अभी मैंने बताई ट्रांसवर्स वेव्स, और ट्रांसवर्स वेव्स मैकेनिकल वेव्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये बात अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द 9th साइंस क्लास ये बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगर इंटरनेट की हेल्प लें या दूसरी बुक्स की रेफरेंस लें तो ये बातें थोड़ी सी गलत साबित हो जाती है। अब जरा बोर्ड पे देखना, देखो तो जब हम वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स के अंदर हम सबसे पहले किसकी बातें कर लेते हैं? सिंपल भाषा में वेव्स के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहले नंबर पर आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। या फिर चलो मैं और ज्यादा बेसिक लेवल पर आ जाता हूं, छोड़ो। वेव्स के अंदर दो तरह की वेव्स की बातें मैं तुम्हें बताता हूं पहले, है ना। 2 मिनट की बातें, नोट कुछ नहीं करना है ना, नोट करने का काम नहीं है, सिर्फ समझने का काम है। वेव्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। कुछ होती है मैकेनिकल वेव्स, कुछ कैसी वेव्स होती हैं? मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स के अंदर 3 तरह की वेव्स आती हैं, जैसे कि हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब कि जो अभी हम पढ़कर आए हैं साउंड वेव्स। ठीक है, नंबर 2 पर आती है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, जो कि हीट के अंदर पाई जाती है, लाइट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, हीट के अंदर पाई जाने वाली, लाइट के अंदर पाई जाने वाली, रेडियो एनर्जी के अंदर पाई जाने वाली, अल्ट्रावोलेट, अल्ट्रा रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सब चीजें। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है इन्हें ना किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अगर तुम वैक्यूम में खड़े हुए हो और लाइट पास करोगे तो लाइट पूरे एरिया में फैल जाएगी, उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। क्या उसको ट्रेवल करने के लिए क्या पार्टिकल्स की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ट्रेवल कर जाएगी विदाउट एनी मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको मीडियम की जरूरत है ही नहीं तो ये मैकेनिकल वेव्स तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स का मतलब होता है जो पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं, जो पार्टिकल्स के साथ टकराती हैं, जो पार्टिकल्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, जो पार्टिकल्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स में तो ये कोई बात अप्लाई नहीं हो रही है ना, तो ये मैकेनिकल वेव्स तो हो ही नहीं सकती। लेकिन जरा तुम खुद देखो कि मैकेनिकल वेव्स के अंदर का ही ये एक टाइप है ट्रांसवर्स वेव, तो उसके अकॉर्डिंग तो ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल वेव्स होनी चाहिए। अच्छा, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, हीट की, लाइट की, तो इनके लिए एक नया नाम होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वेव्स के अंदर ये दूसरी कैटेगरी यहां से निकल कर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये तो दो बातें हो गई। एक तरफ तुम कह रहे हो कि मैकेनिकल वेव्स के अंदर का ही एक पार्ट क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव।
और ट्रांसवर्स वेव के अंदर जब तुम इतनी सारी वेव्स की बात करते हो तो उन वेव्स को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी मैंने दी है ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल वेव्स का ही पार्ट है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो कि सिर्फ वेव्स होती है और मैकेनिकल वेव्स वो नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो मैंने बातें बताई हैं ये तुम्हें 12th क्लास के लेवल पर ज्यादा और अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नॉलेज तुम्हें दी है, अगर समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तब भी कोई टेंशन नहीं है। अब किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो वो इसको समझ सकता है, और अगर और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो ज्यादा समझने की टेंशन नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि जो ट्रांसवर्स वेव का टॉपिक है वो हमारे 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, अभी का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो इतना हम रफली समझ सकते हैं, अगर फिर भी कुछ पूछनी है छोटी मोटी बातें तो मैं क्लास में बता सकता हूं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कहानी हो गई खत्म, और किसकी कहानी शुरू होगी अब कहानी शुरू होगी, हेडिंग डालो ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव्स को क्या किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्या ये भी पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी? नहीं, इनको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान की दुआ से ये अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। तो क्या सिर्फ इतना सा फर्क है? नहीं, और भी फर्क है। अब मेन डिफरेंस देखना, इन सब चीजों से रिलेटेड अब तुम्हें मेन डिफरेंस देखने को मिलेगा कि क्या फर्क होता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के बीच। ध्यान से सुनो, तुमने कभी रस्सी देखी है? रस्सी, एक बड़ी रस्सी लो, बड़ी रस्सी, उस रस्सी को क्या करो, उस रस्सी को ना एक जगह बांध दो हुक से। मान लो तुमने एक रस्सी ली और उस एक रस्सी को किसी हुक से बांध दिया, मान लो इस बड़े कमरे के अंदर तुमने उस वाले कोने पर एक रस्सी बांध दी, ठीक है, उस वाले कोने पर एक रस्सी बांध दी, और एक कोने से तुमने उस रस्सी को पकड़ रखा है, एक कोने से ऐसे रस्सी को पकड़ रखा है और वो रस्सी वहां पर बंधी हुई है, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, उस रस्सी को ध्यान से देखना, तुमने उस रस्सी को ऐसे झटका, तो बताओ जैसे तुम ऐसे झटकोगे तो वो है ना इस तरह की शेप ले लेगी, मतलब ऐसे करते करते वो आगे तक पहुंच जाएगी, और जहां पर वो रस्सी बंधी रही है रुक जाएगी। फिर तुमने अगला झटका दिया, फिर उसके अंदर ऐसा चला गया, फिर तुमने अगला झटका दिया, फिर ऐसे चला गया। बताओ ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, अब तुम रेगुलर करने लग गए, ऐसे ऊपर नीचे रस्सी को ऐसे करने लगे। ध्यान से सुनो, अभी अभी जो मैंने पहले पढ़ाई थी वो थी हमारी लॉन्गिट्यूडनल, और अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मैं पढ़ा रहा हूं ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ध्यान से सुनना। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, तुम्हारे हाथ में क्या था, स्प्रिंग था, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग है ना, स्ट्रिंग होता है वैसे, है ना, लोहे का होता है, छल्लेदार। स्लिंकी देखा होगा तुमने, स्लिंकी, ठीक है। तो स्लिंकी क्या होता है, जैसे कि मान लो तुमने स्लिंकी को क्या करा, स्प्रिंग को क्या करा, तुम ऐसे दबाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे दबाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें याद है ना, ऐसे बना के दिखाए थे मैंने बहुत सारे, है ना। तुमने इसको ऐसे दबाने की कोशिश करी, जब तुम ऐसे दबाने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसे हो जाएंगे, ये काफी क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। फिर तुमने खोलने की कोशिश करी, जब तुम खोलने की कोशिश करोगे तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तुम क्या करते हो, बोर्ड पे देखना जरा, लॉन्गिट्यूडनल में तुम क्या करते हो, लॉन्गिट्यूडनल में तुम क्या कर रहे हो, देखो कैसे प्रेशर मार रहे हो, ऐसे प्रेशर मार रहे हो, यूं, है ना। देखो जब तुम दबाने की कोशिश करते हो तो ये पोजीशन हो जाती है, ठीक है, और जब हाथों को खोलने की कोशिश करते हो तो ये पोजीशन हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल में तुम जो ताकत लगा रहे हो वो ताकत कैसे लगाई जा रही है, देखो ऐसे लगाई जा रही है, यूं, ऐसे यूं जोर से लगा रहे हो, ठीक है, ताकि वो दब जाए और जैसे ही हाथ हटाओ तो खुल जाए, फिर दबाओ तो दब जाए और हाथ हटाओ तो खुल जाए। प्रेशर कैसे मारते हो, ऐसे मारते हो आगे पीछे करके, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन।
आगे मारो पीछे हटाओ, आगे मारो पीछे हटाओ, आगे मारो पीछे हटाओ, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब जरा अभी अभी जो मैंने बताया था ट्रांसवर्स, फिर से उसी एग्जांपल पर वापस आ जाओ। तुमने एक कोने पर रस्सी बांध रखी है और एक हाथ से ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो। तो जब तुम रस्सी को ऊपर नीचे करते रहोगे तो बताओ रस्सी के अंदर ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा ना। रस्सी के अंदर क्या क्रिएट होएगा, रस्सी के अंदर ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इन वेव्स को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव्स। इन वेव्स को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव्स। और ये ट्रांसवर्स वेव्स क्यों क्रिएट हुई हैं, क्योंकि तुमने हाथों को आगे पीछे नहीं करा। देखो, हाथों को आगे पीछे करने से लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होती है और हाथों को ऊपर नीचे करने से ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होती है। हाथों को ऊपर नीचे करने से ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होती है और आगे पीछे करने से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्रिएट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर तुम्हें अप एंड डाउन करना पड़ेगा और उसके अंदर तुम्हें आगे पीछे करना पड़ता है, मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड। लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए आगे पीछे करना है और ट्रांसवर्स वेव के लिए ऊपर नीचे करना है। तो जब बताओ ऊपर नीचे करोगे तो इस तरह की वेव क्रिएट हो जाएगी। क्या कभी ऐसा होता है कि एकदम से बहुत ऊपर चली गई फिर एकदम से बहुत नीचे आ गई? ऐसा नहीं होता ना, बराबरी से होता है। हमेशा ये काम कैसे होता है, हमेशा ये काम बराबरी से होता है। मतलब जब ये वेव क्रिएट होगी ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इतनी सी यहाँ पर हुई फिर यहाँ पर हो गई फिर नीचे चली गई, ऐसा हो गया है ना, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, हमेशा कैसे क्रिएट होता है, बिल्कुल बराबरी से, मतलब कि एवरेज चलता है ये काम। अब मैं बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, जब मैं बोलूं तब ड्रॉ करना। फटाफट से इसको ड्रॉ कर लो, वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो वैसे तो मैं 9th क्लास के हिसाब से तुम्हें ट्रांसवर्स वेव के बारे में बहुत कुछ बता दूंगा। 9th क्लास के हिसाब से तुमको ट्रांसवर्स वेव के बारे में मैं काफी सारी और अच्छी नॉलेज दे दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो इसके बारे में तुम्हें 12th क्लास में ज्यादा डीप नॉलेज मिलेगी, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स डीप नॉलेज के साथ तुम्हें वहीं पर मिलेगा। अभी अभी मैंने बताया था ना, लाइट वेव्स भी ट्रांसवर्स का एग्जांपल है, हीट वेव्स भी इसी का एग्जांपल है, रेडियो वेव्स भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल इलेबोरेटेड फॉर्म में 12th क्लास में मिलने वाले। ठीक है, तो अभी जितने की जरूरत है उतना तो हम जरूर पढ़ेंगे। जरा बोर्ड पे देखो, उम्मीद करता हूं तुमने बना लिया होगा। देखो, तो जब तुम रस्सी को ऐसे ऊपर नीचे करोगे ना तो उसके अंदर एक वेव क्रिएट हो जाती है जिसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और जो इस फॉर्म में होती है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है क्रेस्ट। क्या बोला जाता है, क्रेस्ट। और नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है ट्रफ। क्या बोला जाता है, ट्रफ। क्रेस्ट को सी से दिखाते हैं, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को टी से दिखाते हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट और नीचे वाले हिस्से को ट्रफ। ठीक है, और मैंने बताया था ये जो वेव होती है ना, ये वेव अपनी एवरेज पोजीशन पर बनी रहती है। एवरेज मतलब बिल्कुल सेंटर में, सेंटर में बनी रहती है। ऐसा नहीं होगा कि कोई सी वेव एकदम से ऊपर चली गई और फिर देखो, क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा नहीं। नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो तब होता है जब तुम साउंड के साथ छेड़छाड़ करते हो, जब तुम साउंड के जब तुम उस वेव के साथ छेड़छाड़ करोगे, जब तुम उस वेव के साथ थोड़ी सी क्या करोगे, छेड़छाड़ करोगे। ठीक है, तब ऐसा होता है। नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल केसेस में तो ये अपनी एवरेज पोजीशन को बनाए रखती है। एवरेज पोजीशन का मतलब होता है मीन पोजीशन।
एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है मीन पोजीशन, मतलब ये अपनी मीन पोजीशन के आसपास रहती है। मीन पोजीशन से जितना ऊपर, मीन पोजीशन से उतना ही नीचे, मीन पोजीशन से जितना ऊपर, मीन पोजीशन से उतना ही नीचे, सेंटर से जितना ऊपर, सेंटर से उतना ही नीचे, सेंटर से जितना ऊपर, सेंटर से उतना ही नीचे। अब जरा ध्यान से देखो, दो क्रेस्ट के बीच का जो गैप होता है, दो क्रेस्ट के बीच का जो गैप होता है, वो गैप कहलाता है वेवलेंथ। क्या कहलाता है? वेवलेंथ। दो क्रेस्ट के बीच का गैप क्या कहलाता है? वेवलेंथ। ठीक है, इसी तरह से दो ट्रफ के बीच का गैप भी क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। अब ये वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब होता है दो क्रेस्ट के बीच का गैप, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को एक से शो किया जाता है जिसका नाम है लैम्डा। कुछ लोग इसको उल्टा वाई कहते हैं, क्या बोलते हैं? उल्टा वाई। ठीक है, लैम्डा होता है, तो नीचे वाली वेवलेंथ को भी लैम्डा से ही दिखाएंगे, है ना। तो अब ये जितनी बातें मैंने और एक्स्ट्रा लिखवाई है, इन सब चीजों को भी नोट कर लेना। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ समझाया है, नोट नहीं करवाया कुछ भी, तो कोई बात नहीं, अब हम नोट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ऊपर नीचे हाथ को रोटेट करेंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे, तो कौन सी वेव क्रिएट होगी? वेव क्रिएट होगी ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव क्रिएट हो जाएगी? ट्रांसवर्स वेव क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल था, ये जो मैंने बताया था। ठीक है, अब लिखो नंबर 1 के अंदर, सबसे पहले मैं लिखाऊंगा इसकी बेसिक डेफिनेशन। देखो, दो डेफिनेशन लिखाऊंगा, एक तो बेसिक लिखाऊंगा और एक मेन लिखवाऊंगा। पेपर में आता है ना, चाहे 1 नंबर में आए चाहे 3 नंबर में आए, लिखनी तुमको मेन ही है, हमेशा मेन वाली डेफिनेशन लिखनी है, तभी तो मेन है। तो फिर बेसिक क्यों लिखवा रहा हूं? बेसिक से बेसिक नॉलेज मिल जाएगी, है ना। तो लिखो, तो बताओ, जब हम ऊपर नीचे करते हैं तब क्रिएट होती है ट्रांसवर्स वेव, या फिर हाथों को आगे पीछे करते हैं तब क्रिएट होती है? देखो, हाथों को आगे पीछे करने से तो लॉन्गिट्यूडनल क्रिएट होती है। हाथों को, स्प्रिंग को ऐसे दबाने की कोशिश करी, फिर ऐसे ढीला छोड़ दिया, फिर दबाने की कोशिश करी, फिर ढीला छोड़ दिया, फिर दबाने की कोशिश करी, फिर ढीला छोड़ दिया, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन हाथों को ऊपर नीचे करे जा रहा हूं और रस्सी को घुमाए जा रहा हूं, तो रस्सी के अंदर एक ऐसा पैटर्न बन जाएगा, ऐसा पैटर्न। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। तो लिखो, पार्टिकल्स ऑस्किलेट, बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑस्किलेट, पार्टिकल्स ऑस्किलेट। ऑस्किलेट का मतलब होता है घूमना, ऑस्किलेट का मतलब होता है रोटेट होना, ऑस्किलेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो पार्टिकल्स कैसे जाता है? देखो, पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने लगा, फिर ऊपर जाने लगा, फिर ऊपर जाने लगा, फिर ऊपर जाने लगा, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। तो पार्टिकल कैसे घूम रहा है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, है ना। तो लिखो, पार्टिकल्स ऑस्किलेट अप एंड डाउन, पार्टिकल्स ऑस्किलेट अप एंड डाउन। और कैसे घूम रहा है? सेंटर से कभी ऊपर जाता है तो कभी सेंटर से नीचे आता है, कभी सेंटर से ऊपर जाता है तो कभी सेंटर से नीचे आता है। ठीक है, तो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर चला जाता है और कभी कभी मीन पोजीशन के नीचे आ जाता है, कभी कभी एवरेज से ऊपर चला जाता है, कभी कभी एवरेज से नीचे आ जाता है। पार्टिकल्स ऑस्किलेट अप एंड डाउन अबाउट देयर, बोर्ड पे लिखा हुआ है देयर, अबाउट देयर मीन पोजीशन, अबाउट देयर मीन, MEAN, मीन, अबाउट देयर मीन पोजीशन, मीन, अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, अबाउट देयर मीन पोजीशन एज द वेव ट्रेवल्स, एज AS, एज द वेव ट्रेवल्स, मतलब जैसे जैसे वेव ट्रेवल करेगी,
वैसे वैसे पार्टिकल ऑस्किलेट करेगा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है, एज द वेव ट्रेवल्स, एज द वेव ट्रेवल्स, ठीक है। अब नंबर 2 में लिखो मेन डेफिनेशन, मतलब कि असली डेफिनेशन, एज द वेव ट्रेवल्स। अब लिखो रियल डेफिनेशन। तो बताओ रियल डेफिनेशन भी ये लिखूंगा, लेकिन पेपर में ये वाली लिखनी है, तो लिखो अ वेव मोशन, a wave motion is said to be transverse, a wave motion is said to be transverse if the particles of the medium, if the particles of the medium, if the particles of the medium through which the wave propagates, the particles of the medium through which the wave propagates vibrate in a direction, propagates vibrate in a direction perpendicular to the direction, propagates vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave, in a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave, perpendicular to the direction of propagation of the wave। देखो इस लाइन को थोड़ा सा और अच्छे से समझो, क्योंकि ये मेन डेफिनेशन है ना, तो थोड़ी सी लैंग्वेज तुम्हें दिक्कत कर सकती है। इधर देखो जरा, मुझे बताओ जब कोई वेव जा रही है तो वेव का क्या मकसद होता है? फैलना, है ना। कोई सी भी वेव किस लिए बनी हुई होती है? कोई सी भी वेव बनी हुई होती है प्रोपागेट करने के लिए, फैलने के लिए। अगर मैं कहीं पर आग जला दूं, आग, तो बताओ आग से जो हीट निकलेगी, आग से जो हीट निकलेगी वो हीट फैलेगी, पूरे कमरे में फैलेगी, जहां जा सकती है वहां जाएगी, कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, जहां जाना है उसे जाएगी हीट, ठीक है। इसी तरह से जब तुम लाइट ऑन कर देते हो, रोशनी जला देते हो, तो रोशनी भी पूरे कमरे में फैलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई वेव निकल रही है ना, तो वो वेव क्या करती है? प्रोपागेट करना शुरू कर देती है, मतलब कि वो फैलना शुरू कर देती है। मान लो एक वेव फैल गई, ये जो मैंने बनाई है ये क्या है? ये एक वेव है, ये वेव फैल गई, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइट वेव है, अगर ये ट्रांसवर्स वेव है, तो ये कैसे प्रोपागेट करेगी? ये ऐसे प्रोपागेट करेगी। अभी अभी मैंने ये तो बताया, अगर वो ट्रांसवर्स है तो वो वेव प्रोपागेट करने का क्या तरीका होगा? वो वेव प्रोपागेट करने का तरीका होगा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसवर्स वेव हमेशा प्रोपगेशन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाती है। ट्रांसवर्स वेव हमेशा प्रोपगेशन के साथ कैसा एंगल बनाती है? परपेंडिकुलर। देखो ये लिखा हुआ है, वेव प्रोपगेट वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ध्यान से देखो, अब जरा मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो वेव, ठीक है, वेव आगे जा रही है, वेव क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है। वेव क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वेव वाइब्रेट कर रही है, लेकिन कैसे वाइब्रेट कर रही है? परपेंडिकुलर। किसके साथ? प्रोपगेशन के साथ। तो जब भी कोई एनर्जी आगे प्रोपगेट करती है तो उस प्रोपगेशन के साथ परपेंडिकुलर होते हुए वाइब्रेट करती है लाइट एनर्जी। तो देखो ये है प्रोपगेशन, मतलब लाइट फैल रही है, लाइट जो है पूरे रूम के अंदर फैल रही है,
लेकिन इस लाइट के साथ उसकी जो वेव है वो वेव किस तरीके से फैल रही है, वो परपेंडिकुलर तरीके से फैल रही है, वो परपेंडिकुलर तरीके से फैल रही है। देखो ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेशन के साथ कितने डिग्री पर फैल रही है, 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ठीक है, जैसे तुम रस्सी को घुमाओगे। हालांकि मैंने अपनी तरफ से ट्रांसवर्स वेव के बारे में मैक्सिमम समझाने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूं कि शायद समझ में आ भी गई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो भी कोई टेंशन नहीं है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे एग्जांपल दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, जिससे तुम्हें थोड़ा सा और अच्छी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो जरा इसे देखो, तो इसमें समझने की कोशिश करते हैं ट्रांसवर्स वेव को। तो तुम देख सकते हो जो ऊपर वाली है वो है ट्रांसवर्स वेव, किस तरह से जो मोशन हो रहा है पार्टिकल का वो ऊपर की तरफ से हो रहा है, ऊपर की तरफ से। और नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में क्या हो रहा है, नीचे वाले में एक जगह से प्रेशर पड़ रहा है, कभी दूसरी जगह से प्रेशर पड़ रहा है। तो ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल की अपनी खासियत होती है, इसके अंदर कुछ कंप्रेशन होते हैं जहां पर हाई प्रेशर होता है, और कुछ लो प्रेशर वाले होते हैं जिसको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। तो ये क्रिएट होता है हाथ के दबाव डालने की वजह से। तुम देख सकते हो दोनों हाथ दबाव डाल रहे हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट हो रही है। तो इससे ये जब हम प्रेशर डालते हैं स्प्रिंग पर, तो तब जाकर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होती है। जहां पर हाई हाई प्रेशर होता है वो कंप्रेशन, और जहां पर लो प्रेशर होता है वहां पे रेयरफैक्शन। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स की। तो देखो ट्रांसवर्स में हाथों को दबाव पे नहीं डाला जाता, ऊपर नीचे किया जाता है। तुम देख सकते हो दोनों हाथ कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो जब हम हाथों को अप डाउन करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होती है। पार्टिकल में यहाँ पर भी एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन कितने डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर। तो मैंने बताया था कि जो हमारा पार्टिकल होता है, हमारी जो वेव होती है, वो वेव प्रोपगेशन के साथ कौन से डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। तो देखो मोशन भले ही हो रहा है एनर्जी का आगे से पीछे, लेकिन अप एंड डाउन तरीके से। और जबकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल में हमारे हाथ जो है आगे पीछे प्रेशर कर रहे हैं, कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन तो कभी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पर भी वेव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन ट्रांसवर्स में भी जा रही है, बस यहाँ पर 90 डिग्री एंगल के हिसाब से। देख सकते हो अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं तो देखो स्प्रिंग के अंदर भी यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव क्रिएट हो रही है, क्योंकि इसका जो मोशन है वो परपेंडिकुलर है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। तो देखो अब हम स्लोली समझते हैं इसको। ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन है और ये वेव की डायरेक्शन है। वेव आगे जा रही है और वाइब्रेशन कहां पर हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर। तो वेव और वाइब्रेशन दोनों की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। वेव ऊपर नीचे जाती है, सॉरी वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन वेव आगे जा रही है। तो एक दूसरे पर ये क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। देखो यहाँ पर भी अलग तरीके का डायग्राम दिखाया गया है, एनिमेशन से तुम समझ सकते हो किस तरह का मोशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर ट्रांसवर्स, क्योंकि यहाँ पर जो वेव प्रोपगेट कर रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो वेव का मोशन हो रहा है, मतलब कि जो वाइब्रेशन हो रही है वो कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर। तो तुम देख सकते हो कितनी अच्छे से इस तरह का है ये देखो कभी नीचे तो कभी ऊपर। लॉन्गिट्यूडनल में बात करें तो देखो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, हम प्रेशर को आगे पीछे अप्लाई कर रहे हैं, कभी हाथों को आगे तो कभी पीछे, ना कि ऊपर कभी नीचे, है ना। तो ऐसा मोशन, ऐसी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है, जो कि साउंड में हमें देखने को मिलती है, लेकिन लाइट में हमें देखने को मिलती है ट्रांसवर्स वेव। तो वीडियो से हो सकता है तुम्हें ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिल गई हो, ठीक है, क्योंकि जो बातें वैसे समझाई जाती हैं उसको एनिमेशन से दिखा दिया जाए तो नॉलेज और भी ज्यादा शाइन करती है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये तो कहलाता है क्रेस्ट। क्या कहलाता है, क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब CREST। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्रेस्ट कौन सा वाला हिस्सा होता है,
ऊपर वाला या नीचे वाला? तो तुम्हें बताना है ऊपर वाला। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं एलिवेशन। साइंस की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? एलिवेशन, मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा। अच्छा, अगर ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट है तो नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? बिल्कुल, नीचे वाले हिस्से का भी अपना नाम होता है। नीचे वाला हिस्सा कहलाता है ट्रफ। नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ट्रफ कहलाता है। तो ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट, नीचे वाला हिस्सा ट्रफ। तो ऊपर वाले को साइंस की भाषा में हम एलिवेशन कह देते हैं और नीचे वाले हिस्से को बोल देते हैं डिप्रेशन। क्या बोल देते हैं? डिप्रेशन। ठीक है, तो इन्हीं दो डेफिनेशनों के बारे में मैं लिखवाऊंगा। देखो, मुझे बताओ, मैंने कोई ट्रांसवर्स वेव बनाई, सपोज, देखो मैंने क्या बनाई, मैंने एक ट्रांसवर्स वेव बनाई। ये देखो, बताओ किसके अंदर क्रेस्ट ज्यादा है? देखो क्रेस्ट की हाइट यहां पर कितनी ज्यादा है ना? ये देखो कितनी ज्यादा हाइट है। और नीचे वाली ट्रांसवर्स वेव के अंदर देखो, इसकी क्रेस्ट की हाइट कितनी कम है ना? अब यहाँ पर ट्रफ की देखो, देखो यहाँ पर ट्रफ भी कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा ट्रफ है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना कम ट्रफ है। मतलब कि जो मैंने नीचे वाला डायग्राम बना रखा है, नीचे वाले डायग्राम के अंदर जो हाइट है ना, वो हाइट बहुत बहुत कम है। और अभी अभी जो मैंने ऊपर वाला डायग्राम बनाया, ऊपर वाले डायग्राम में क्या है? ऊपर वाले डायग्राम में हाइट ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्रस्ट कितनी ज्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ पर देखो क्रस्ट कितनी ज्यादा ऊंचाई पर है और नीचे वाले में क्रस्ट देखो कितनी कम ऊंचाई पर है। ये जो ऊंचाई की बात हो रही है ना, इस ऊंचाई को बोला जाता है, इस हाइट को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है ये होता है एम्पलीट्यूड। तो कई बार पेपर में आ चुका है कि एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है। हाँ, साउंड में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से एम्पलीट्यूड क्या होता है? डेफिनेशन के हिसाब से एम्पलीट्यूड मतलब कि क्रेस्ट की मैक्सिमम हाइट, क्रेस्ट की मैक्सिमम हाइट। अच्छा, क्रेस्ट की क्यों, ट्रफ की नहीं? बिल्कुल ट्रफ की भी, तो ट्रफ की भी मैक्सिमम हाइट है ना। मतलब कि क्रेस्ट कितना ऊंचा जा सकता है या ट्रफ कितना नीचे जा सकता है। दोनों बातों को सुनो ध्यान से, क्रेस्ट कितना ऊंचा जा सकता है, ये ट्रफ कितना नीचे जा सकता है। ये दोनों की दोनों क्या होती है? मैक्सिमम हाइट होती है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो तीन डेफिनेशन बन गई, क्रेस्ट ऊपर वाला हिस्सा, ट्रफ नीचे वाला हिस्सा, और एम्पलीट्यूड उसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन हम लिखेंगे एक एक करके। तो नंबर ए लिखो, नंबर ए में लिखो क्रेस्ट। हाँ, क्रेस्ट की डेफिनेशन लिखो। तो मैंने बताया था क्रेस्ट कहने का मतलब ऊपर वाला हिस्सा, और ऊपर वाले हिस्से को साइंस की भाषा में क्या बोला जाता है? एलिवेशन। ठीक है, एक और होता है हम्प। क्या होता है भाई? हम्प। हम्प का मतलब भी यही होता है, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो एलिवेशन बोलो या हम्प बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो लिखो क्रेस्ट की डेफिनेशन, द हम्प और एलिवेशन। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, दोनों का एक ही मतलब है, हम्प बोलो या एलिवेशन बोलो, दोनों में रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं मिलेगा। द हम्प और एलिवेशन इन अ मीडियम, हम्प और एलिवेशन इन अ मीडियम थ्रू विच ट्रांसवर्स वेव, the hump or elevation in a medium through which transverse wave is passing, है ना? जहां से ट्रांसवर्स वेव क्या कर रही है? पास हो रही है। थ्रू विच ट्रांसवर्स वेव इज पासिंग इज कॉल्ड क्रेस्ट, इज कॉल्ड क्रेस्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको क्रेस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? क्रेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब लिखो बी पॉइंट। बी पॉइंट में लिखो एम्पलीट्यूड। तुम कहोगे मैं हाथों हाथ पहले ट्रफ की लिखवा देता, क्या दिक्कत है, बाद में लिख लेंगे, है ना? कोई कह के थोड़ी ना मर गया है कि भाई इसके बाद ट्रफ ही लिखी हो, नहीं, हमारी मर्जी। अब लिखो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन।
तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब वो होता है वो मैक्सिमम ऊंचाई जहां तक क्रेस्ट जा सकता है और वो मैक्सिमम नीचाई जहां तक ट्रफ जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर क्या कहलाएगी? उसकी हाइट। ये पर्टिकुलर उसकी क्या कहलाएगी? हाइट। दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यही मैक्सिमम हाइट क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। क्रेस्ट कितनी हद तक ऊपर जाने के लिए तैयार है और ट्रफ कितनी हद तक नीचे जाने के लिए तैयार है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो लिखो एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, रीच्ड बोर्ड पे लिखा हुआ है। रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना, मतलब क्रेस्ट कितना ऊंचा पहुंच सकता है और ट्रफ कितना नीचा पहुंच सकता है। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द क्रेस्ट, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द क्रेस्ट और ट्रफ, बाय द क्रेस्ट और ट्रफ। मतलब चाहे क्रेस्ट कितना ऊंचा पहुंच जाए, चाहे ट्रफ कितना नीचे चला जाए, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, है ना। चाहे ऊपर जाने की बात हो रही हो, चाहे नीचे जाने की बात हो रही हो, बात हो रही है किसकी? एम्पलीट्यूड की। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ अ साउंड वेव, ऑफ अ साउंड वेव is called its amplitude, is called its amplitude। वो क्या कहलाता है? amplitude is called its amplitude, amplitude। एटीट्यूड मत लिख देना, एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड की भी यूनिट होती है, तो लिख लो ऐसा यूनिट, मतलब इसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद लिखो द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज, द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज same as डेंसिटी और प्रेशर। तो जो ऐसा यूनिट प्रेशर या डेंसिटी की होती है ना, वही यूनिट किसकी होती है? एम्पलीट्यूड की होती है। तो ध्यान रखना है, मतलब एम्पलीट्यूड की भी वही यूनिट है जो डेंसिटी की होगी। द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज सेम एज डेंसिटी और प्रेशर, इज सेम एज डेंसिटी और प्रेशर, डेंसिटी और प्रेशर। अब तीसरी डेफिनेशन लिख लो। अब कर लेते हैं बात ट्रफ की, है ना। तो क्रेस्ट कहने का मतलब ऊपर वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड हम्प, है ना। और ट्रफ कहने का मतलब नीचे वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड होलो। अब बोला जाता है इसको होलो, है ना। सरल भाषा में बोलो तो इसको हम बोलते हैं एलिवेशन, मतलब कि ऊपर वाला, और होलो मतलब नीचे वाला, मतलब कि डिप्रेशन। तो ये है आम भाषा, ये है थोड़ी टेक्निकल भाषा, ठीक है। और बिल्कुल सरल भाषा, ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट, नीचे वाला हिस्सा ट्रफ, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। तो लिखो नंबर सी के अंदर ट्रफ की डेफिनेशन। तो लिखो द होलो और डिप्रेशन, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस शब्द बदलने हैं। क्या बदलने? शब्द बदलने, ठीक है। द होलो और डिप्रेशन इन अ मीडियम, द होलो और डिप्रेशन इन अ मीडियम through which a transverse wave is passing, through which a transverse wave is passing, ठीक है, is called trough, ठीक है। passing is called trough। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है
ट्रफ इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी हमने 3 डेफिनेशन पढ़ ली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स वेव।